आइए गुणज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और आप देखिएगा इसमें जो गुणज क्या है, अपवर्त क्या है। पहले अपवर्त शब्द का ज्यादा प्रयोग होता था, अब गुणज शब्द का प्रयोग होता है ना। इंग्लिश में यूं कहे तो मल्टीपल होता है। मल्टीपल कहने का क्या मतलब है, आप इस पे बातचीत थोड़ा सा करते हैं कि जैसे हम अगर कहा जाए कि दो का गुणज कहने क्या होगा, तो दो का गुणज जैसे ही कहेगा, आसान भाषा में हम इसको समझे तो बस दो का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो दो का पहाड़ा कहने का मतलब ये नहीं है कि बस 10 तक लिख करके छोड़ देना है, या 20 तक जो होता है वो, ये चीजें जो है वो अनंत तक चलेंगी ये प्रक्रिया। जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, दो से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। डिफरेंस दोनों के बीच में जो होगा वो दो का ही होगा। यानी अपवर्त या गुणज कहने का मतलब यही है, किसी का भी बोला जाए तो उसका जो हो जाएगा और टेबल हम उसको लिख देंगे। ये चीज हो गया अपवर्त। अब दूसरा नंबर इसी में आता है समापवर्त, या इसी को बोलते हैं सार्वगुणज। सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब कॉमन मल्टीपल कहने का क्या मतलब है, या समापवर्त कहने का क्या मतलब है, या सार्वगुणज। कॉमन कहने का मतलब है कि कॉमन तब होगा जब हम किसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो जैसे किसी एक पर्सन के बारे में हम कोई चीज कॉमन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यह ये है कि कम से कम दो आदमी चाहिए, या अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो सब में कॉमन यानी कुछ ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं कि दो महिलाएं हैं, तो उसमें हो सकता है उनके साड़ी का कलर एक जैसा हो, या उनकी एक्टिविटी एक है, एक जैसी हो, या हो सकता है कि वो एक किसी फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे। तो कोई चीज कॉमन होगा, है ना, उसी के बारे में। तो कॉमन कभी भी हम निकालते हैं तो दो या दो से अधिक लोगों में कॉमन होता है, एक में क्या कॉमन होगा, तो यही है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, उदाहरणवश हम अगर ले लेते हैं दो का, अगर, तो दो का हम कर दिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और उदाहरण स्वरूप हम अगर यहाँ पे लेते हैं, तीन का ही ले लेते हैं। जैसी आप कहें तीन, तो तीन हो जाएगा, 6, 9, इस तरह से करके हमने ले लिया। ठीक है, तो दो हमने क्या लिया, गुणज लिया। दो गुणज यानी कहने का मतलब दो ऐसे डिजिट लिए जिसका गुणज हमने लिखा। तो दो गुणज, दो का भी गुणज लिया हमने, तीन का भी गुणज लिया, मतलब दो ऐसे गुणज हमने लिए। अब इसमें देखते हैं हमको निकालना क्या है, कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मतलब मल्टीपल तो लिखा ही हुआ है दोनों, लेकिन इसमें कॉमन निकालना है, दोनों में जो कॉमन होगा उसको। जैसे इसमें देखिए 6, ये कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे जो हो जाएगा ये 12 कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से और भी चीजें इसमें कॉमन होती जाएगी। यानी यूं कहे कि हम अगर कॉमन मल्टीपल अगर निकाले, सीएम अगर हम निकालते हैं, तो यानी 6 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो हो जाएगा वो 18 आ जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल। अब जरा इसी चीज को ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने यहाँ पे मल्टीपल बताया, कॉमन मल्टीपल हमने इसको बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। यानी कॉमन मल्टीपल जो है ये लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड कहने का मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही दूर तक होगा, ये अनंत है। पूरा यहां से वहां तक जाता, जहां तक जाएगा वहां तक होगा। यानी ये कॉमन मल्टीपल भी फिक्स नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ पाए होंगे। एक बार नोट करेगा, देखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहें, ठीक है, या इसका हो जाता है एक स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये होता है एलसीएम। एलसीएम यानी हिंदी में हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ये तीसरा स्टेप आपका होगा, जिसमें हम लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त।
लघुत्तम समापवर्त लिखिए या लघुत्तम सार्वगुणज लिखिए, या यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका ये समापवर्त, या ऐसे करके आप यहाँ पे सार्वगुणज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कभी आप सुने नहीं होगा सार्वगुणज, लघुत्तम सार्वगुणज। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पे जिस चीज के बारे में चर्चा किया, क्योंकि उसमें ये चीज दिया हुआ था कि 2 का हमने लिया था, तो यहाँ पे लिया 2, 4, 6, 8, 10, ये इस तरह से करके, या यूं 12, इस तरह से करके हमने लिया था। 3 का हमने लिया तो इसमें लिया 3, 6, 9, है ना, फिर 12, 15, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया था, कॉमन मल्टीपल हमने निकाला था। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो कॉमन क्या था, इसमें 6 कॉमन है, फिर उसके बाद 12 कॉमन है, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी आपका हुआ था 6, 12, फिर इसके बाद 18 आ जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है, हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम यानी यहाँ पे सीएम तो हम निकाले ही हुए हैं, अब सीएम तो यहाँ पे हमको इतना पता ही है और भी आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम। मतलब इस एल का मतलब क्या है यहाँ पे, लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब भी होता है सबसे छोटा, है ना। तो ये जो हमने सीएम निकाला यानी कॉमन मल्टीपल जिस जो निकाला, इसमें जो सबसे छोटा है उसकी बातचीत की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6। तो ये हो जाएगा आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको लिखा जा सकता है, यानी कई तरह के नाम है इसमें। का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करें। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करें, है ना। वहां पे सार्वगुणज को हम क्या लिखे थे, सीएम लिखे हुए थे, यानी कॉमन मल्टीपल। और सबसे छोटा के लिए क्या लिखते हैं हम, सबसे छोटा लेने के लिए हमने अभी लोएस्ट शब्द का प्रयोग किया, यानी एलसीएम। यानी आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकाल देना है। जो एलसीएम मतलब मैंने जो उसको समझाने के लिए आपको बताया था कि वो क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जब निकालेंगे तो उतना बड़ा में नहीं निकाले, वो समझाने के लिए मैंने लिखा था कि इसका लिमिटेशन नहीं होता है, इसका कभी भी इस क्वेश्चन में जब भी सार्वगुणज की चर्चा होगी, ध्यान रखिएगा, सार्वगुणज की चर्चा हो उसमें सबसे छोटा शब्द का ही प्रयोग होगा, कभी भी बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। उसके पीछे हमने रीजन आपको बताया था कि जैसे हम वहां पे 6 आ रहा था, 12, 18, इस तरह से करते हुए बहुत दूर तक जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है कि कहीं पे लिमिट होगा, अनंत तक जाने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इसमें कभी भी प्रश्न आएगा तो यहाँ पे सबसे छोटा शब्द का प्रयोग किया हुआ रहेगा, सार्वगुणज के साथ, कॉमन मल्टीपल के साथ। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। अगर किसी क्वेश्चन बैंक या कुछ में बना रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा लिख दिया हुआ है और यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किए हुए है तो वो गलत क्वेश्चन है, इस चीज को जरूर ध्यान में। हमने आपको प्रैक्टिकली इस चीज को समझाया है, ठीक है, बेसिक्स जानना यही चीज कहलाता है। अब यहाँ पे हम करें तो 16, क्योंकि इस तरह से करके भरमाने की कोशिश होती है, हो सकता है ये क्वेश्चन ना दे करके आपको इसको जो है अब 4 ऑप्शन में पूछेगा आपको, है ना, थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। तो इसका 18 हो गया। अब इसको हम निकालेंगे, यहाँ से अगर हम निकाले तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, ये हो जाएगा 9 दूना 18। अब यहाँ से हम अगर करें तो 2 से 3, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 4, और ये 9 जस्ट का तस रह जाएगा, तो फिर 3, 1, 4, और फिर यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 3 हो जाएगा। 72 दूना कितना हो जाएगा 4, 144 आंसर इसका हो जाएगा, यही आंसर आपका रह जाएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा जाएगा। कभी कभी एक हो गया, एलसीएम से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरा कैसे नहीं आ रहा, जैसे एलसीएम से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते हो क्वेश्चन रहता होगा कि 1 घंटी जो है 4 घंटी एक बार जो है एक साथ बजी, है ना, और हर घंटी का दिया होता है कि
ये फला घंटी जो है दो 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 सेकंड के बाद बज रहा है, एक 3 सेकंड के बाद रहा है, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद बज रहा है। तो बताइए कि अगला कौन सा ऐसा समय आएगा जो सब घंटी फिर से एक साथ बजेगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम ही निकालना पड़ता है, या ट्रैफिक लाइट से संबंधित हो, इस तरह के प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो अपवर्तक या इसको बोलते हैं हम गुणनखंड। गुणनखंड, या इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक, अपवर्तक पहले जब इस अपवर्तक शब्द का प्रयोग होता था, अब गुणनखंड शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे अब किसी चीज का गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना है, जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान दें। जैसे हम अगर 12 का निकालते हैं, तो फैक्टर कहने का क्या मतलब है कि ये जो संख्या है किस किस अंक से जो है या संख्या से डिवाइड होगा, है ना, पूरी तरह से भाग लगेगा। जैसे अगर हम इसमें 1 से भाग लगाएंगे पूरी तरह से कटेगा, कितना बार, ये हो गया, फिर 2 से लग जाएगा, फिर 3 से भी लगेगा, 3 चौका 12, फिर 4 से लग जाएगा, 4 तिये 12, ठीक है। उसके बाद अगर हम करें तो 6 से लग जाएगा, 6 दूना 12, उसके बाद फिर 12 से ही लगेगा। ये बातें समझ में आई आपको, क्लियर। तो ये हो गया आपका। एक बात और ध्यान रखें कि इसको इस तरीके से ना लिख करके आप इस तरीके से लिखें कि 12 है, 1 से अगर भाग लगाइएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। 2 से कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। 3 से कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। उसके बाद 4 से कटेगा तो फिर 3 बार में। तो ये रिपीट जैसे ही होने लगे आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए आपको इसी तरीके से अपनाना है। और भी ट्रिक है, मैं उसको भी लाऊंगा सामने, बट इतना पहले ये चीज समझ लीजिए। तो अब गुणनखंड या अपवर्तक कहने का मतलब क्या है, उस चीज को जान लें। यहां तक क्लियर है आप सभी को, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि ये चीजें आप समझ गए। अब इसमें क्वेश्चन इसी पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लेते हैं 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ठीक। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 का गुणनखंड इस तरीके से आप निकाल दिए। अब इसमें क्या कहेगा है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसका आंसर हो जाएगा 6, क्लियर है। कितना है, 1 2 3 4 5 6, सही ना है। तो इसको कर दिए। कभी कभी हो जाएगा 12 के गुणनखंडों की संख्या का कितना है, सोने पूछ करके योग पूछेगा, है ना, मतलब जोड़ करके कितना होगा, तो सबको जोड़ दीजिए, जितना होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, उसको जरा देखिए, यहां पर हम अपवर्तक और गुणनखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आएगा समापवर्तक या सार्वगुणनखंड। यानी कहने का मतलब यहां हो गया कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहां देखिए, तो जैसे हम निकाले थे 12 का भी, तो हम आपको बताए थे कि 1 12, 2 से लगेगा तो 6 बार में, 3 से लगेगा तो 4 बार में, ये चीजें थी। कोई एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 15 ले लिया, तो इसका जब निकालेंगे तो 1 से हो जाएगा कितना, 15, और यहाँ हो जाएगा 2 से जब इसको लगेगा नहीं, 3 से जब लगाएंगे तो इसको हो जाएगा 5, और जब 5 से लगाएंगे तो 3 बार में, तो फिर ये आगे नहीं हटेगा, तो यहाँ हो गया, ठीक है। कोई दो हम उदाहरण स्वरूप हम दो ले लेते हैं, 12 ले लिए और हम 15 ले लिए, 12 पहले लिए हुए थे, 15 फिर ले लिए, क्योंकि कॉमन जब भी निकलेगा तो कोई दो ही से निकलेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब इसमें जो है कॉमन लेने वाली बात है, तो अब यहाँ पे 12 और 15 का कॉमन अगर हम लेते हैं, यानी कि अगर ये निकालें, कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें,
तो यहाँ पे हम कितना निकालेंगे, यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ से ये वाला जो हो जाएगा ये कॉमन आपका हो जाएगा। और भी कॉमन कुछ है? नहीं है कॉमन कुछ। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 3, दो चीज कॉमन मिला। यहाँ तक क्लियर? चर्चा अभी तक हम कर चुके हैं CF तक का, कॉमन फैक्टर तक का, जिसमें हमने किया था यहाँ पे, और ये निकाल करके हम लाए थे 1 और 3। अब इसी को अब निकालना है हमको HCF, किसका किसका, 12 और 15 का। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर तो दोनों है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट, इसी में हाईएस्ट कहने का मतलब जो सबसे बड़ा है, तो इसमें बड़ा कौन है, 3, तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी को बोलते हैं। ये प्रोसेस है समझाने का, ये थोड़ा सा आप समझें इस बारीकी को। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछता है उस पे भी आते हैं, उम्मीद है इसको नोट किए होंगे। अब देखिए इसको, अब इसमें देखिए, जैसे हम अगर इसी में क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो क्वेश्चन इसमें आएगा कि जैसे 12 हो गया, उसके बाद 15 हो गया और 18 हम अगर लेते हैं, तीन ही, ऐसा नहीं आपको भी लग रहा होगा तीन ही क्यों लिया जा रहा है, दो भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, है ना। संख्या का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। अब जब इसको करना होगा तो सार्वगुणनखंड का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर CF बोलते हैं, और सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट निकालना है, यानी HCF आपको निकालने की जरूरत है, तीनों का HCF निकाल दीजिए, है ना। जैसे 12 से हम 15 में अगर हम करें तो 12 से एक बार में लग जाएगा, बचेगा 3, यहाँ 12 हो जाएगा तो निकल जाएगा 3 चौका 12, ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इसी 3 से हम अगर 6 में करते हैं, सॉरी 18 में कर देते हैं इसको अगर, तो 3 से हो जाएगा 6 बार में, तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसका जो हमको मिलेगा आंसर, ये हमारा 6 मिल जाएगा, सॉरी 3, ठीक है। यही बताना, क्वेश्चन इस तरह का ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा पेच होता है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मैं करवा करके आपको बताऊंगा कि मैं 2 अंकों की संख्या है हूं, मेरे गुणनखंडों का योग इतना है, मेरे अंकों के का योग इतना है, बताओ मैं कौन सी संख्या हूं। इस तरह से प्रश्न पहेली की तरह पूछता है। अब तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए। क्वेश्चन जो है इसी सब तरह के पूछे जाएंगे आपसे, है ना। ये सब नया क्वेश्चन जो है ये सब इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब जनरल कॉम्पिटिशन, जनरल वाले में ये सब चीजें ऐड होंगी। क्लियर है यहां तक? अब आइए, तो LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको जरा ध्यान रखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस पे प्रश्न जो है वो ज्यादा करके आते हैं, ठीक है। इसमें होगा कि जैसे LCM दे दिया क्वेश्चन में, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिए हुए है, HCF आपको निकालना है, ठीक। उसी तरह से कोई इसमें एक पूछेगा 3 दिया हुआ रहेगा, कभी कभी होगा कि संख्याओं का गुणनफल दिए हुए रहेगा, तो संख्या देगा तब पर भी हमको गुना करना है, और नहीं देगा तब संख्या गुना करके दिया हुआ है तब और भी अच्छा है। कभी कभी होता है संख्या ही सिर्फ दिया हुआ होता है, कभी कभी गुना करके भी देगा और बोलेगा कि उसका LCM इतना है तो HCF ज्ञात करे, तो गुना करके देगा तो गुना करके ही लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे HCF निकालने का फॉर्मूला अगर हम बनाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी और बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे HCF है, ये LCM जो है गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो LCM ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूला खुद क्रिएट करके आप इसको बना सकते हैं। नहीं बना, देखिए जरा इसको, हमने आपको बताया था LCM इंटू HCF, फॉर्मूला पूरा लिखिए, बराबर फर्स्ट नंबर
इनटू सेकेंड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम की जगह पर एलसीएम नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। एलसीएम जिस जो नहीं दिया हुआ है उसको जस का तस। एचसीएफ दिया हुआ है 3 बराबर फर्स्ट नंबर आप किसी को मान लीजिए, और यहाँ पे 15 हो गया। अब ये एलसीएम निकालना है, बराबर यहाँ हो जाएगा 12 गुना 5 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 3 से काट दीजिए इसको। ठीक है, 4 तिहाई 12 पंडा चौका 60। ठीक है, उम्मीद है आप इन बातों को समझ पाए होंगे।